हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, परीक्षा मंथन के हम करंट अफेयर सीरीज़ चला रहे हैं। जनवरी से लेके मई 2020 तक का करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं। लक्ष्य 2 2020 परीक्षा मंथन की ये मैगज़ीन है, इसको हम कवर कर रहे हैं। इसके पहले दोस्तों 3 सेगमेंट, पहला सेगमेंट राष्ट्रीय मुद्दे, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और तीसरा विधि और न्याय, नेशनल इश्यूज़, इंटरनेशनल इश्यूज़ और लॉ एंड जस्टिस। इनके ऊपर हम वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके ऊपर भी हम वीडियोस बना चुके हैं, स्पेशली हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और तमाम वो एग्ज़ाम जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड सिलेबस में, जैसे एसएससी हो गया या उसके साथ साथ दोस्तों बीई हो गया, आरओ हो गया, एआरओ हो गया, वो सब में काफ़ी मायने रखता है। तो परीक्षा मंथन की ये सीरीज़ हम चला रहे हैं दोस्तों। काफ़ी वीडियोस हम कवर कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 50% जो है इस करंट अफेयर मैगज़ीन का हम कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ बचे हुए कम जो है। अब आज दोस्तों हम शुरू करेंगे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। इसके पहले वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इसको देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सेगमेंट है अर्थव्यवस्था, इसके ऊपर कुछ लेक्चर आएगा, इसको भी हम जल्दी कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया था। उसके ऊपर देखते हैं क्या क्या इसमें मुख्य बिंदु रहे हैं। और ये लॉकडाउन कोरोना के अंतर्गत जो है दोस्तों, उसको देखते हुए जो है इस पैकेज की घोषणा की गई थी। तो इसमें दोस्तों 12 मई 2020 को भारत की जीडीपी 10% के बराबर लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की गई। ठीक है। इसी दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया। दोस्तों, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत कब लॉन्च किया गया, या आत्मनिर्भर भारत जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से योजना आते हैं। ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के दोस्तों 5 स्तंभ है: अर्थव्यवस्था, अवसंरचना प्रणाली, युवा आबादी और शक्ति और मांग को भी रेखांकित किया। डिमांड की बात की जा रही है, यूथ की बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही है, इकोनॉमी की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों। इसके पश्चात भारत के वित्त मंत्री जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, निर्मला सीतारमण जी ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ के तहत राहत पैकेज का घोषणा, मतलब खाका जो है उसका प्रस्तुत किया। ठीक है। मतलब दोस्तों 20 लाख करोड़ का जो अनाउंसमेंट हुआ था, ये हमारी जीडीपी के 10% बराबर है। ठीक है। बाद में जो है निर्मला सीतारमण जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने जो है इसका पूरी तरीके से क्या क्या लाइन बाय लाइन इसकी जो खाका होना चाहिए पैकेज का, उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। अब इसके अंतर्गत दोस्तों, इसके अंदर ख़ास बात क्या थी, आइए देखते हैं। इसमें दोस्तों ये था कि जो प्रवासी, जो माइग्रेटेड लोग थे, जो माइग्रेटेड लोग हैं, यहाँ से वहाँ छोड़ छोड़ कर वापस आ रहे थे इस बुरे हालत के घड़ी में। ठीक है। उन लोग के लिए, प्रवासियों को 2 महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की बात की जा रही है। मतलब इसमें जो है 2 महीने तक राशन, खाना पीना जो है फ्री रहेगा। इसमें कामगारों के लिए सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की प्रति कामगार 2 महीनों यानी मई और जून 2020 के लिए प्रति महीने 5 किलोग्राम जो खाद्यान्न की बात की जा रही है, और 1 किलोग्राम चने का मुफ्त आवंटन किया जाएगा। ठीक है। ये दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आने वाले या राज्य संघ शासित क्षेत्रों में बिना राशन कार्ड वाले ऐसे प्रवासी कामगार इसके पात्र होंगे। ठीक है। जो वर्तमान में दोस्तों किसी क्षेत्र में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए है ये। राज्यों संघ शासित क्षेत्रों को योजना के तहत लक्ष्य वितरण के लिए यंत्र विकसित करने का परामर्श दिया जाएगा। ठीक है। इसके ऊपर दोस्तों 8 लाख MT मीट्रिक टन खाद्यान्न और 50,000 MT चने का आवंटन किया जाएगा। मीट्रिक टन का चने का आवंटित किया जाएगा। ठीक है। इस पर होने वाला कुल जो दोस्तों लागत है 3,500 करोड़ रुपए का व्यय जो है भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। अगला है दोस्तों
इसी में प्रवासियों को भारत में किसी भी फेयर प्राइस शॉप, मतलब किसी भी फेयर प्राइस शॉप से उचित मूल्य वाली दुकान जो है उससे जो पीडीएस खरीदने में सक्षम बनाने के लिए मार्च 2021 तक प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग होगा। एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन, ठीक है, वन राशन कार्ड, ये दोस्तों स्लोगन है। इसके तहत जो है बात की जा रही है। तो एक राष्ट्र एक राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी की पायलट योजना का 23 राज्यों तक का विस्तार किया जाएगा। इससे अगस्त 2020 तक राशन कार्डों की राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के द्वारा 67 करोड़ लाभार्थियों यानी 83% पीडीएस आबादी को इसके दायरे में लाया जाएगा। ठीक है, 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के लक्ष्य को मार्च 2021 तक हासिल कर लिया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी का लक्ष्य कब तक का है? तो मार्च 2021 तक जो है ये लक्ष्य दिया गया है, इसका जो लक्ष्य है। अगला है दोस्तों इसी के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए सस्ते किराए आवास परिसरों की योजना। मतलब ये सस्ते किराए के लिए आवास परिसर की योजना की बात करता है प्रवासी श्रमिकों के लिए और शहरी गरीबों के लिए। इसमें केंद्र सरकार प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए सस्ते किराए पर रहने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। सस्ते किराए के ये आवासीय परिसर प्रवासी श्रमिकों, शहरी गरीबों और छात्रों आदि को सामाजिक सुरक्षा और गुणवत्ता जीवन प्रदान करेंगे। ठीक है, इसी में अगला है शिशु मुद्रा ऋण लेने वालों को 12 महीने के लिए 2% ब्याज की छूट, 1500 करोड़ रुपए की राहत की बात की जा रही है। इसमें क्या है, भारत सरकार मुद्रा शिशु ऋण लेने वालों में शीघ्र भुगतान करने वालों को 12 महीने की अवधि के लिए 2% का ब्याज उपदान प्रदान करेगी। ठीक है, जिनके ऋण 50,000 रुपये से कम है। मुद्रा शिशु ऋणों का वर्तमान पोर्टफोलियो लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए का है। शिशु मुद्रा ऋण लेने वालों को इसमें लगभग 1500 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। ठीक है, अगला है दोस्तों इसी में स्ट्रीट वेंडरों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्ट्रीट वेंडरों पर मौजूदा स्थिति में सबसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उनको ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा देने के लिए 1 महीने के भीतर एक विशेष योजना शुरू की जाएगी ताकि उन्हें अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना के तहत प्रत्येक उद्यम के लिए 10,000 रुपये की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी की बैंक ऋण सुविधा दी जाएगी। ये योजना शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेताओं को भी कवर करेगी जो आसपास के शहरी इलाकों में व्यवसाय करते हैं। ठीक है, अगला है आवासन क्षेत्र और मध्यम आय समूह को 70,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। अब दोस्तों 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसमें ये डिवाइड किया जा रहा है अलग अलग, जहाँ पे ज़रूरत जिन सेक्टर में है वहाँ की बात की जा रही है। ठीक है, अलग अलग। तो आवासन क्षेत्र और मध्यम आय समूह को 70,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन की बात की जा रही है। इसमें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, ये इम्पोर्टेंट है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना इज रिलेटेड टू, ठीक है, मतलब किससे संबंधित है तो ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना को मध्यम आय समूह के लिए 6 से 18 लाख रुपए के बीच वार्षिक आय मार्च 2021 तक बढ़ाया जाएगा। इससे 2020-21 के दौरान 2.5 लाख मध्यम आय वाले परिवारों को लाभ होगा और आवासन क्षेत्र में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। आवास क्षेत्र को बढ़ावा देकर ये बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा करेगा और इस्पात, सीमेंट, परिवहन व अन्य निर्माण सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, अगला है रोजगार सृजन के लिए 6,000 करोड़ रुपए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की जा रही है। क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा के अंतर्गत लगभग 6,000 करोड़ रुपए की निधियों का उपयोग शहरी क्षेत्रों सहित वनीकरण एवं वृक्षारोपण कार्यों, कृत्रिम पुनरुत्पादन, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरुत्पादन, वन प्रबंधन, मृदा एवं आर्द्रता
संरक्षण कार्यों, वन संरक्षण, वन एवं वन्य जीव संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास, वन्य जीव संरक्षण प्रबंधन आदि में किया जाएगा। भारत सरकार 6,000 करोड़ रुपए तक की इन योजनाओं को तत्काल स्वीकृति प्रदान करेगी। इससे शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में और जनजातीय आदिवासियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्तों, ये सब चीज़ें ज़्यादा टिपिकल है नहीं। नाबार्ड की बात की जा रही है दोस्तों। अब दोस्तों नाबार्ड क्या है? ठीक है, नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर बैंक की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस नाबार्ड के माध्यम से, एक सेकेंड, नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी की बात की जा रही है। ग्रामीण सहकारी बैंकों और आरआरबी की फसल ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पुनर्वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह पुनर्वित्त फ्रंट लोडेड, जो असमान रूप से आवंटित की बात करता है और मांग के अनुसार प्राप्त होगा। ठीक है, यह 90,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त धनराशि है जो सामान्यतः इन क्षेत्र को नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाएगी। इससे लगभग 3 करोड़ किसानों को फायदा होगा, जिनमें ज़्यादातर छोटे और सीमांत हैं, और इससे उनकी रबी की फसल कटाई के बाद और खरीफ की मौजूदा ज़रूरतें पूरी होगी। दोस्तों रबी और खरीफ फसल क्या क्या होते हैं और ये कब बोया जाता है, आप इसको कमेंट में बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रोत्साहन की बात की जा रही है, केसीसी की बात की जा रही है। इसके अंतर्गत यह पीएम किसान के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रियायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान है। मछुआरे और पशुपालक किसान भी इस अभियान में शामिल किए जाएंगे। इससे कृषि क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी आएगी। इसके तहत 2.5 करोड़ किसानों को कवर किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ दोस्तों आरबीआई ने भी राहत का पैकेज का अनाउंसमेंट किया था, घोषणा की थी, उसको भी देखते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों आरबीआई का राहत पैकेज। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मार्च 2020 में अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान किया। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करता है दोस्तों। 2 पॉलिसी होते हैं, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो दोस्तों आरबीआई करता है, ठीक है, उसका कंट्रोलिंग जो होता है, उसने अर्थव्यवस्था में नकदी की कमी दूर करने के लिए कर्ज सस्ता करने और ईएमआई दोस्तों क्या होता है, किस्त की बात कर रहा है। ठीक है, भुगतान में राहत देने सहित कई बड़ी घोषणाओं की अनाउंसमेंट किया। ठीक है, उसने रेपो और बैंकों आरक्षित नकदी अनुपात कैश रिजर्व रेशियो में बड़ी कटौती। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है दोस्तों, सीआरआर। आपको नहीं पता है तो आप गूगल करिए, और पता है तो एक लाइन में आप कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों इसके अंदर जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है, एक सेकंड, हाँ, इसमें क्या है दोस्तों, पहला पॉइंट 3 महीने तक ईएमआई चुकाने से राहत। 3 महीने तक जो है, अगर कोई कोई पर्सन है, ठीक है, कोई नागरिक है, उसने कर्ज लिया है तो वो ईएमआई नहीं चुका पा रहा है तो बैंक उस पर पेनाल्टी नहीं लगाएगा। ठीक है, 3 महीने तक इसकी बात की गई है। अगला है इसी के अंदर दूसरा पॉइंट, इसमें जो दोस्तों 3 महीने तक ब्याज भुगतान से भी राहत मिलेगी। आरबीआई ने कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल पर ब्याज भुगतान पर भी 3 माह के लिए रोक लगाई है। इसका मतलब है कि अगर किसी कारोबारी ने कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पूरी करने के लिए लोन लिया है तो 3 महीने तक उसे लोन पर ब्याज चुकाने से छूट मिलेगी। ठीक है, अगला है सीआरआर में कटौती, बैंकों के पास ज़्यादा फंड होगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, आरबीआई गवर्नर कौन है, ये वन लाइनर में क्वेश्चन आ सकता है। तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सीआरआर में कटौती का भी ऐलान किया। इसे 1% घटाकर 3% कर दिया गया है। इससे अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ेगी। केंद्रीय बैंक ने लिक्विडिटी बढ़ाने के अन्य उपायों का भी ऐलान किया। ठीक है, इसी के साथ साथ गवर्नर ने कहा कि लिक्विडिटी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लिक्विडिटी बढ़ाने के उपायों से बैंकिंग सिस्टम में 3.74 लाख करोड़ रुपए की नकदी उपलब्ध होगी।
चौथा है दोस्तों, देश की बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह मजबूत करने की बात की जा रही है। एक सेकंड, ये इसमें आरबीआई ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि देश की बैंकिंग व्यवस्था मजबूत है एवं निजी बैंकों में जमा लोगों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। मतलब उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनका जो सेविंग है वो एज यूजुअल सेफ है। अगला जो टॉप मतलब इसी के अंदर पांचवा पॉइंट, तय सीमा से पहले मौद्रिक नीति का ऐलान। मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जा रही है दोस्तों, आरबीआई ही करता है कंट्रोलिंग। आरबीआई और फिजिकल जो पॉलिसी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट करती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति की बैठक मार्च महीने के पहले हफ्ते में होने वाली थी, लेकिन कोरोना से पैदा हुए हालात को देखते हुए आरबीआई ने इस बैठक को पहले करने का फैसला किया, मतलब पहले ही इन्होंने कर दिया इस मीटिंग। ये बैठक जो है 24, 26 और 27 मार्च 2020 को हुई थी। अब दोस्तों देखिए, रेपो रेट में कमी, रेपो और रिवर्स रेपो रेट में कमी, ठीक है दोस्तों। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है दोस्तों, रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट दोस्तों, रेपो रेट वह दर होती है जैसे केंद्रीय बैंक छोटी अवधि के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बैंकों को कर देता, मतलब आरबीआई जो है वो लोन देता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए बैंकों को, उसे रेपो रेट कहते हैं। और वहीं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिसके हिसाब से आरबीआई अपने पास रखे पैसों पर बैंकों को ब्याज देता है, मतलब जो बैंकों का पैसा होता है उनके पास, आरबीआई के पास, उस पर वो इंटरेस्ट देता है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो इसी के साथ ही रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 0.75% से घटाकर 4.4% कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट दर में 0.90% की कमी कर इसे 4%। एमपीसी ने 4:2 अनुपात से जताई सहमति। एमपीसी क्या है दोस्तों, एमपीसी वही हम बताया ना अभी आपको, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोलिंग आरबीआई करता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात कर रहा है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, रेपो रेट सहित दूसरे अहम दरों के बारे में फैसला लेती है, ठीक है। इस बार समिति के 4 सदस्यों ने रेपो रेट से कटौती के पक्ष में मतदान किया, मतलब फेवर में जो है वोट दिया। मीटिंग होती रहती है इनकी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर आरबीआई की, इसके अंदर सदस्य होते हैं, ठीक है, कुछ 6 सदस्य होते हैं, जबकि 2 सदस्यों के विचार अलग थे। इसका मतलब एमपीसी के सदस्यों ने 4:2 के अनुपात में रेपो रेट में कटौती का फैसला किया। अब दोस्तों इन उपायों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत समेत दुनिया भर की तमाम अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे आशंका है कि जल्द ही वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की कगार पर आ जाएगी, ठीक है। देश के केंद्रीय बैंक की कोशिश है कि विभिन्न उपायों के माध्यम से देश में मांग के स्तर पर बनाए रखने का प्रयास करना चाहता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो वह स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी गंभीर हो सकती है। दोस्तों जिस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर काम कर रही है और हमारे लिए इस तरीके की पॉलिसी लेके आई है, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि इस तरह वो काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और आने वाले जैसे पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जिस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो भारत भी उससे अछूता नहीं रहा है, लेकिन हम फिर भी कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इसको मेंटेन करने के लिए जो हमारी सरकार और आरबीआई मिलकर काम कर रही है वो काफ़ी सराहनीय है। तो दोस्तों ये वीडियोज़ आपको कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करिए और इसको लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए, क्योंकि ये उन लोग तक पहुंचना ज़रूरी है जो लोग देख नहीं पा रहे, जिनके पास इस लॉकडाउन में करंट अफेयर की मैगज़ीन नहीं है, या है तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो वो इसको देख सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए, ठीक है दोस्तों। और अगर आप वीडियोस नहीं देखे हैं पिछला वीडियोस, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ जो है दोस्तों टेलीग्राम पर आप जाके वहाँ से ले सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगला टॉपिक जल्दी हम अपलोड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।